हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। यूपीएलटी ग्रेड में एक कदम आगे बढ़ाते हुए जीएसजीके में एक प्रैक्टिस सेट आज और हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप सो आपने इसके पहले के वीडियो सारे सॉल्व कर लिए होंगे क्वेश्चन। अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे इसी चैनल पे जाइए और उन सब वीडियो को भी ज़रूर देखिए, वो भी आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि ये क्वेश्चन जीएसजीके जो है एलटी ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ हमारे इसी चैनल पे जीएसजीके केवीएस एनवीएस के लिए भी चलाए जा रहे हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देखें। और अगर आप किसी भी एलटी ग्रेड डी ट्रिपल एस बी केवीएस एनवीएस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी टीजीटी पीजीटी लेवल पे कर रहे हैं और आपका बैकग्राउंड साइंस है, तो जूलॉजी और बॉटनी के बहुत अच्छे क्लासेस हमारे इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के साथ, आप उन्हें भी ज़रूर देखें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे सारे पीडीएफ आपको एक साथ प्रोवाइड करवाए गए हैं, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जहाँ से आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप देखते देखते इतने खो जाते हैं कि वीडियो लाइक करना भूल जाते हैं, तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक भी जरूर कर लीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना का शुभारंभ किया? मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल या राजस्थान? सही जवाब ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 2021 में अंकुर योजना की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत मानसून के दौरान वृक्षारोपण करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। इसका उद्देश्य पौधारोपण हेतु अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत वितरित पुरस्कार का नाम प्राणवायु पुरस्कार है। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल के आ गया। अगर पूछा जाए प्राणवायु पुरस्कार कहाँ के सरकार द्वारा दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा। और वायुदूत मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश में। किसके लिए? अंकुर योजना के अच्छे संचालन के लिए, ठीक है। अंकुर योजना क्या है? ये मानसून के दौरान वृक्षारोपण से संबंधित है, यानी कि जब मानसून होता है तो पौधे जो है ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण किया जाए उसके लिए है। और जो ज़्यादा वृक्षारोपण करेगा उसे प्राणवायु पुरस्कार मिलेगा। और वायुदूत मोबाइल ऐप जो है इसके संचालन में इसका सहयोग करेगा। अगला क्वेश्चन, द विंग सिसर पुस्तक के लेखक कौन है? द विनिंग सिक्सर के बुक जो है इसके लेखक कौन है? द विनिंग सिक्सर के लेखक जो हैं वो डब्ल्यू.वी. रमन है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच डब्ल्यू.वी. रमन द विनिंग सिक्सर लीडरशिप लेसन्स टू मास्टर पुस्तक की रचना किए थे। ये हैं कौन? तो ये क्रिकेटर हैं और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच भी हैं। कौन? डब्ल्यू.वी. रमन। और इन्होंने द विनिंग सिक्सर नामक बुक की रचना की थी। हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, मिताली राज की उपस्थिति में किया गया। इस पुस्तक में लेखक ने खेल के क्षेत्र में नेतृत्व के महत्व पर बल दिया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु का उदाहरण है। सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु का उदाहरण कॉन्टिन्यूअस बर्वेल है, यानी संतत चरण है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सतत चरण क्या है? तो सतत चर वे चर होते हैं जिनके लिए किन्हीं भी दो मानों के बीच प्रत्येक मान को धारण करना सैद्धांतिक रूप से संभव होता है, जैसे भार, लंबाई व व्यक्ति की आयु सतत चर के उदाहरण है। जबकि असतत चर क्या होते हैं? तो ये खंडित चर कहलाते हैं। ये वे चर होते हैं जिनके लिए किन्हीं दो मानकों के बीच प्रत्यक्ष मान को धारण करना सैद्धांतिक रूप से संभव नहीं होता है, जैसे परिवार के बच्चों की संख्या जैसे 36, 35, 45 में नहीं हो सकती, ठीक है। वह पूर्णांक में होती है, मतलब जैसे बच्चे हैं तो उन्हें 3.5 में, 4.5 में ऐसे नहीं निर्धारित किया जा सकता। ये पूर्णांक में होगा, 3 होगा, 4 होगा, पॉइंट नहीं लगता है। तो ये असतत चर होते हैं जिसमें, ठीक है। और जो सतत चर होते हैं, जैसे भार हो गया तो हम बता सकते हैं कि उसका वेट 12.5 kg है, तो ये जो है सतत चर होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, यदि प्रसरण 4 को मानक विचलन होगा, यदि प्रसरण 4 हो तो मानक विचलन क्या होगा? तो देखिए, मानक विचलन बराबर होता है √5। अंडर रूट प्रसरण, तो अंडर रूट में जब आप 4 को लिखेंगे तो रूट हटाएंगे तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे मैथ के ऐसे ही हल्के फुल्के क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, तो आप जो है इसको छोड़ के जाना नहीं है। मानक विचलन निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है जो यहाँ पे दिया हो उसी का आप अंडर रूट निकाल दीजिए।
जैसे अंडर रूट कुछ चीज़ों का नहीं निकलता है, ठीक है, लेकिन 4 का अंडर रूट 2 निकल गया, क्योंकि 2 गुणे 2 आप करेंगे, 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है। अगर इसी तरह आपको 3 गुणे 3 अगर 9 का निकालना होगा तो 3 आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर वैल्यू जो होती है वही मानक विचलन होता है। लेकिन अगर आपसे 5 का अंडर रूट 5 का पूछ ले तो आप क्या निकालेंगे, तो ये अंडर रूट 5 ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्योंकि 5 पर से अंडर रूट नहीं हटता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है? स्वानुदेशन, सूक्ष्म शिक्षण, कक्षा कक्ष अंतरक्रिया या फिर पैनल शिक्षण? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण यह एक उपचारात्मक प्रक्रिया या योजना होती है। उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षण प्रक्रियाओं का वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण आवश्यक है। शिक्षक में सुधार लाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें शिक्षक की व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास करके शिक्षण प्रक्रिया को उन्नत बनाया जाता है। किसमें? माइक्रो टीचिंग में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रशिक्षण की विशेषता है रियलेबिलिटी यानी विश्वसनीयता, वैलिडिटी यानी वैधता, सब्जेक्टिविटी यानी आत्मनिष्ठा, रियलेबिलिटी एंड वैलिडिटी बोथ। सही जवाब ऑप्शन डी, विश्वसनीयता और वैधता दोनों ही वस्तुनिष्ठ प्रशिक्षण की विशेषता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रशिक्षण से आशय ऐसे प्रशिक्षण से है जिसमें प्रश्नों की संख्या अधिक तथा उनके उत्तर छोटे होते हैं, जिसे आप एमसीक्यू या फिर ऑप्शनल क्वेश्चन कहते हैं। शिक्षकों के मूल्यांकन करने की सुविधा होती है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रशिक्षण की सबसे प्रमुख विशेषता अंकों की विश्वसनीयता होती है, यानी कि अगर 4 ऑप्शन ये जो आपके सामने है ना, इसी को वस्तुनिष्ठ कहा जाता है। अगर ऑप्शन डी इसका सही है तो डी ही सही होगा, चाहे वो किसी ने भी मार्क करा हो, ठीक है। जबकि रिटर्न में जो होता है थोड़ा बहुत घुमा फिरा के भी लिख दिया जाता है तो वो सही हो जाता है, लेकिन ये जो होता है बहुत ज़्यादा विश्वसनीय होता है और इसकी वैधता होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है? मीन, मीडियन, मोड या फिर रेंज? कौन सा ऐसा है जो सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेंज, यानी कि विस्तार सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। किसी वितरण प्रदर्श अथवा समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन 3 मापों पर किया जाता है, मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। रेंज जो है ये इसकी प्रवृत्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन, पहला ईमेल किसने भेजा? पहला ईमेल भेजने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका क्या नाम था? तो उनका नाम रैंडम सैमुअल था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। रैंडम सैमुअल टॉमिलिंस, पूरा नाम नहीं पूछा जाता, रैंडम सैमुअल भी लिख के आ जाता है। टॉमिलिंस जो थे 1971 में इन्होंने पहला ईमेल भेजा था। टी बर्नर ली ने वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किया था। एक एग्जाम में आपसे WWW का फुल फॉर्म पूछ लिया था, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। और इसका आविष्कार किसने किया? टीम बर्नर ली। अगला क्वेश्चन, जंक ईमेल को निम्नलिखित में से किस एक को भी कहा जाता है? जंक ईमेल, तो स्पैम जो होता है इसी को जंक ईमेल कहा जाता है, जिसे स्पैम के रूप में जाना जाता है, या ईमेल के माध्यम से भेजे गए अनचाहे बल्क संदेश होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कंप्यूटर का बहुत अच्छा डिस्कशन एनवीएस केवीएस के लिए हमारे इसी चैनल पे अभिषेक सर द्वारा कराया जा रहा है, जो सचिन सर की बुक है उससे, आप लोग चाहें तो उससे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक डिस्क को सेक्टर और ट्रैक में जो बांटने की प्रक्रिया है वो फॉर्मेटिंग कहलाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्लॉपी डिस्क वृत्ताकार डिस्क होती है जिसके दोनों ओर चुंबकीय पदार्थ का लेप चढ़ा होता है। फ्लॉपी पर डेटा कुछ संकेंद्रित वृत्ताकार पथों पर स्टोर किया जाता है जिसे ट्रैक्स कहा जाता है, और हर ट्रैक्स कई भागों में बटा होता है जिसे सेक्टर कहा जाता है। अगर पूछा जाए ट्रैक्स क्या है, तो फ्लॉपी डिस्क होती है जो इसके वृत्ताकार पथों पर स्टोर किया जाता है कुछ डेटा, इसी को जो है ट्रैक्स कहा जाता है। और कई ट्रैक जो हर ट्रैक जो होता है ये कई भागों में बटा होता है, इसी को सेक्टर कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर का खोज किसने किया? अगर आपसे फादर ऑफ कंप्यूटर पूछ ले, बहुत इजी है लेकिन अक्सर हमारे माइंड से स्किप कर जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज हैं, और कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के जो पिता हैं वो रेनॉल्ड वी जॉनसन को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। रेनॉल्ड वी जॉनसन ये कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के पिता हैं, ठीक है। IBM एक कंपनी थी, एक कंपनी के इंजीनियर थे रेनॉल्ड वी जॉनसन, और इन्होंने ही हार्ड डिस्क की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, गूगल
सॉकलर है, गूगल सॉकलर गूगल सॉकलर क्या है? प्रिम्बलिंग टूल, वेब ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम या वर्ल्ड प्रोसेसिंग पैकेज। तो गूगल सॉकलर एक मुक्त रूप से सुलभ वेब खोज इंजन है, जो आपको ऑप्शन में कहीं नहीं देख रहा। वेब ब्राउज़र दे रहा है, हो सकता है इसका सही जवाब आयोग ने ऑप्शन बी मांग लिया हो। ये एक वेब खोज इंजन है, ठीक है। या गूगल द्वारा 2004 में लॉन्च किया गया। इसे एकेडमिक सर्च इंजन भी कहा जाता है, क्योंकि यह अकादमिक पत्रिकाओं और आलेखों को खोजता है, ठीक है। इसका उत्तर जो है आयोग ने स्टार मार्क किया, यानी कि इसका आंसर जो है सभी को मिला था, ठीक है। इसका नंबर सभी को मिला था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है? MC मेहता, महात्मा गांधी, आइंस्टीन या VR कृष्ण अय्यर? सही जवाब ऑप्शन सी आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा कहा गया पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया? चिपको आंदोलन अरुंधति राय, मेधा पाटेकर, ईला भट्ट या सुंदरलाल बहुगुणा? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुए, उत्तराखंड का एक चमोली डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे पेड़ों को बचाने के लिए एक अहिंसक आंदोलन था। इसकी शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया। कुछ लोग वृक्षों की कटाई करके, खनन माफिया वगैरह के द्वारा वृक्षों की कटाई की जा रही थी। उन्हीं वृक्षों को बचाने के लिए लोगों ने वृक्षों, जैसे ये वृक्ष, इसी से चपक कर एक घेरा बनाकर खड़े हो गए कि पहले हमें काटो फिर वृक्षों को काटो। ये जो है इसी को चिपको आंदोलन नाम दिया गया, और ये सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई। 94 वर्ष की अवस्था में 2021 में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। अगर बात करें यहाँ पे एक बहुत फेमस नाम है मेधा पाटेकर। ये किससे संबंधित है? तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। नर्मदा नदी की स्वच्छता और उसको बचाने के लिए मेधा पाटेकर ने आंदोलन किया था। इन्हें नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन के नाम से ये जुड़ी हुई है, ठीक है। अरुंधति राय ये लेखक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या का लक्षण नहीं है? सेक्स रेशियो, नेटलिटी, मॉर्टिलिटी या फिर सर्टिफिकेशन? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्टिफिकेशन। ये जनसंख्या का एक लक्षण नहीं है। लिंगानुपात, जन्म दर एवं मृत्यु दर जनसंख्या का लक्षण है, जबकि अस्तर विन्यास जनसंख्या से संबंधित नहीं है। अस्तर विन्यास किससे संबंधित है? तो अस्तर विन्यास का संबंध सामाजिक स्तरीकरण से है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबा खनिज संसाधन से वंचित है, यानी कि कहाँ पे तांबा नहीं होता है? पेरू, पोलैंड, जाम्बिया या फिर पुर्तगाल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगाल। यूरोपीय देश पुर्तगाल जो है ये तांबा खनिज संसाधन से वंचित है। यही कारण है कि यहाँ पर स्थापित तांबा उद्योग बड़े पैमाने पर तांबा खनिज या अन्य देशों से आयात करते हैं, यानी कि खरीदते हैं। जबकि पेरू, जाम्बिया और पोलैंड में तांबा खनिज के भंडारण के साथ साथ इसके प्रमुख उत्पादक राष्ट्र भी हैं। वर्ष 2018 के आंकड़ों की बात करें तो वर्तमान समय में तांबा उत्पादक 3 अग्रणी राज्य में बात करें तो चिली, पेरू और USA है। यानी कि नंबर 1 पे चिली है, दूसरे नंबर पे पेरू और तीसरे नंबर पे USA है। जबकि पुर्तगाल में कोई भी तांबा खनिज उत्पादन नहीं होता है। यहाँ पे वंचित पूछा है, वंचित का मतलब कहाँ पे नहीं होता है, तो पुर्तगाल में नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की मध्य मंडल परत धरती सतह से किस ऊंचाई तक फैली हुई है? मध्य मंडल पूछा है, तो सबसे पहला मंडल जो होता है वो किस ऊंचाई से किस ऊंचाई तक है? मध्य मंडल तो 50 से 85 तक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी अगर बात करें कि वायुमंडल का जो सबसे निचला स्तर होता है, जिसे आप क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं, वो कितनी ऊंचाई तक है? तो क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर तक है, ठीक है। और उसके आगे 13 से 50 तक अगर आप जाएंगे, क्षोभ मंडल के ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे आपको समताप मंडल मिलेगा, और 50 से 80 तक जाएंगे तो आपको मध्य मंडल मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 80 से ऊपर यानी कि मध्य मंडल के जब आप ऊपर जाएंगे तो 80 से 400 ऊपर तक आयन मंडल का विस्तार मिलेगा, और 400 से ऊपर जब आप चले जाएंगे तो आपका बहिर जो है मंडल को 5 भागों में बांटा गया ना, पहला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और एक्जोस्फीयर। हिंदी में क्या कहते हैं नाम याद नहीं आ रहा है। तो 400 मीटर से ऊपर जो है एक्जोस्फीयर होता है, ठीक है। बहिर्मंडल शायद होता है, वो होता है 13 किलोमीटर तक, 13 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल। उसके बाद 13 से 50 तक 13 से 50 तक समताप मंडल, 50 से 80 तक मध्य मंडल, 80 से 400 तक
आयन मंडल, और 400 से ऊपर जो है ये आपका बहिर्मंडल हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगर किसी एग्जाम में मध्य मंडल पूछ लिया तो समताप मंडल, क्षोभ मंडल भी तो पूछ सकता है, इसलिए सबकी जानकारी रखना अनिवार्य है। क्वेश्चन है, भारत में समुद्री यानी मरीन राष्ट्रीय पार्क कहाँ अवस्थित है? समुद्री नहीं, ये मरीन ही होगा, ये हिंदी ट्रांसलेशन की वजह से हो गया। मरीन नेशनल पार्क जो है ये गल्फ ऑफ कच्छ में है, यानी कि कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में समुद्री राष्ट्रीय पार्क गुजरात के कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। समुद्री परितंत्र की दृष्टि से यह भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह समुद्री राष्ट्रीय पार्क घोषित होने वाला भारत का पहला क्षेत्र है। अगर पूछा जाए पहला मरीन राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो यही है। ठीक है, इसमें कुल 42 द्वीप हैं जिन पर समुद्री जैव विविधता काफी समृद्ध स्थिति में पाई जाती है। भारत के अन्य महत्वपूर्ण सामुदायिक संरक्षित क्षेत्रों में महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क यानी महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है, यहाँ से भी पूछ सकता है कि महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये अंडमान निकोबार पे है। गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ है, उड़ीसा में है। मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ है, तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। मालवन समुद्री राष्ट्रीय समुद्री वनस्पति अभ्यारण्य ये महाराष्ट्र में है। देखिए इन सबको भी आपको याद करके जाना है, दिमाग में रख के जाना है। एक एग्जाम में अगर आपको समुद्री राष्ट्रीय पार्क पूछ लिया तो नेक्स्ट एग्जाम में आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो ये अंडमान निकोबार में है। गहीरमाथा समुद्री वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, उड़ीसा में। मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु। मालवन समुद्री वनस्पति अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध सितानावाला की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? सितानवासल की गुफाएं, सही जवाब ऑप्शन डी तमिलनाडु। सितानवासल गुफा भारत के तमिलनाडु राज्य के पुदुकोट्टई जिले के सिट्टालवासन गांव में स्थित दूसरी शताब्दी का जैन परिषद है। अगर ये एग्जाम में पूछ लिया ये कहाँ स्थित है, तो हो सकता है किसी एग्जाम में आपसे पूछ ले कि ये किस धर्म से संबंधित है। ये जैन धर्म से संबंधित है, या पहली शताब्दी के 10वीं शताब्दी के मध्य पुष्पित एवं पल्लवित रहा। यहाँ मुख्य रूप से जैन धर्म से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, सम्राट समुद्रगुप्त के काल में निम्नलिखित में से कौन कांचीपुरम का शासक था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त ये गुप्त वंश के चौथे शासक जो चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी जो समुद्रगुप्त था। इसके विषय में प्रयाग प्रशस्ति महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्रगुप्त के अगर आपसे पूछा जाए समुद्रगुप्त की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति 33 पंक्तियों में समुद्रगुप्त के महत्वपूर्ण अधिकारी हरिसेन द्वारा उत्कृत है, यानी कि इसके समय का लेखक कौन था, तो हरिसेन था। दरबारी कवि इसका कौन था, हरिसेन था। दरबारी लेखक कौन था, हरिसेन था समुद्रगुप्त का। प्रयाग प्रशस्ति में ही दक्षिणापथ या दक्षिण भारत के 12 शासकों के नाम दिए हैं जिसको समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। ठीक है, वो कौन कौन से हैं यहाँ पे आपको दिया है। कौशल के शासक महेंद्र, महाकांतर के शासक व्याघ्रराज, कौरता के शासक मंतराज। ये आपसे नहीं पूछेगा, बस हो सकता है इतना पूछ ले कि कितने शासकों को पराजित किया था, तो 12। इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो इसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति लिखा किसने, हरिसेन के द्वारा लिखा गया। समुद्रगुप्त के समय कवि कौन था, लेखक कौन था, हरिसेन था। अगला क्वेश्चन, साइलेंट वैली एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली किस राज्य में है, तो ये केरल में स्थित है। और यह कैसा वन है, तो ये जो है एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। साइलेंट वैली जिसे शांत घाटी के नाम से जाना जाता है, या केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में स्थित है। यहाँ पर सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार पाया जाता है, जिस कारण यह क्षेत्र भारत के उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्रों में प्रमुख स्थान रखता है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है जो 89.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1984 में मिला। इसका औपचारिक उद्घाटन 1985 में हुआ। अगर पूछा जाए साइलेंट वैली को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, तो 1984 में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, मुगल शासक शाह आलम द्वारा अर्सनाल जंग की उपाधि किसको दी गई? क्लाइड मार्टिन, रॉबर्ट क्लाइव, एंटोनियो पोलियर या फिर शाह आलम द्वितीय? सही जवाब ऑप्शन सी एंटोनियो पोलियर। मुगल शासक शाह आलम ने एंटोनियो पोलियर को अर्स
लान ए जंग यानी युद्ध का शेर उपाधि किसको दिया? एंटीनियो पोलियर को दिया। किसने दिया? शाह आलम ने। ठीक है, एंटीनियो पोलियर को कौन सा उपाधि दिया? अरसलान ए जंग। अरसलान ए जंग का मतलब क्या होता है? युद्ध का शेर। शाह आलम का अगर मूल नाम पूछ ले क्या था, तो अली गौहर जो था इसका मूल नाम था शाह आलम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। किस चीज़ की खेती कहाँ पे सर्वाधिक होती है उसके बारे में पूछा है। तो जूट के बारे में हम सभी जानते हैं, जूट में नंबर 1 पश्चिम बंगाल है। चाय के लिए कौन नहीं बता सकता कि असम फेमस है। रबड़ की खेती केरल में और गन्ना के लिए उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा ए का 3। ए का 3 किस ऑप्शन में दिख रहा है? ए का 3 केवल आपको ऑप्शन ए में ही दिख रहा है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मतलब इजी क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। किसी एक का भी जवाब अगर आपको जूट का पता है तो आप आसानी से इसको मार्क कर लेंगे। गन्ना के लिए उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, चाय के लिए असम है, रबड़ के लिए केरल है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? केंद्रीय सूचना आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे आप यूजीसी के नाम से जानते हैं। कौन सा एक जो है संवैधानिक निकाय है? सही जवाब हो जाएगा सीआईसी यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये नहीं है, ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यही एक संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय क्या होता है? तो संवैधानिक निकाय वो होता है जिसका उल्लेख हमारे संविधान में किया गया हो, यानी कि जिसकी चर्चा हमारे संविधान में मिलती हो, उसे संवैधानिक निकाय कहा जाता है। और जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इसकी चर्चा भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 तक मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार यह एक संवैधानिक निकाय है। जबकि सीआईसीसी यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, केंद्रीय सूचना आयोग, इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हुआ था, तो यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना एक अधिनियम के द्वारा हुआ। कौन सा अधिनियम? अधिनियम 1934 के द्वारा हुआ और 1 अप्रैल 1935 को यह जो है इसकी स्थापना हुई। इसका केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में था, जो 1937 में मुंबई स्थानांतरित हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 में हुई। किसके द्वारा? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा। और यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1953 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया। 1956 में भारतीय संसद द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम पारित किया जाने के बाद यह एक वैधानिक निकाय यानी वैधानिक संस्था जो है वो बन गया। इसका सही जवाब जो इनमें से संवैधानिक निकाय है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना भारत के संविधान के किस भाग में है? तो जो हमारी संस्कृति है उसकी रक्षा करना वो हमारे मूल कर्तव्यों में से यानी फंडामेंटल ड्यूटी में से एक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटी क्या हमारे वास्तविक संविधान में था? तो बिल्कुल नहीं। फंडामेंटल ड्यूटी को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 के का में जोड़ा गया। इसमें जो है मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। अनुच्छेद 51 का के अधीन 11 मौलिक कर्तव्य का उपबंध है। पहले सबसे 10 मौलिक कर्तव्य थे और उसके बाद एक नया जोड़ा गया। अब टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? तो मौलिक अधिकार जो है ये आपका यूनाइटेड स्टेट से यूएसए से लिया गया और मौलिक कर्तव्य आपका रसिया से लिया गया। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य यहाँ पे उल्लेख किए हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया जो बच्चों के पढ़ाई से संबंधित था। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में। अगला क्वेश्चन, इसी में कहा गया कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय के प्रशिक्षित किया गया कि मूल अधिकार तथा नीति निदेशक तत्वों के बीच सामंजस्य एवं संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचे का एक आवश्यक लक्षण है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशव भारती बनाम केरल राज्य, मिर्नमा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ या गोलकनाथ बनाम बिहार राज्य। सही जवाब ऑप्शन सी, मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम यानी वेट्स यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो है 1980 में यह मामला आया और सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निदेशक तत्व जिसे डीपीएसपी कहा जाता है इसके संबंध में व्याख्या की।
4 से 1 के बहुमत के निर्णय में कहा गया कि मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? यूएसए से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व को ही डीपीएसपी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारतीय कृषि क्षेत्र में जो ना प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। यानी कि अगर इतना कृषि है और परिवार में 4 सदस्य हैं तो सब इसी पे टूटे हैं, सब इसी में जो है कार्यरत हैं। इसी को प्रचंड बेरोजगारी कही जाती है। ठीक है। खुली बेरोजगारी क्या होती है? तो वह स्थिति होती है जिसमें श्रमिक काम करने के लिए उत्सुक है और उसने अपने काम से संबंधित योग्यता एवं दक्षता भी है। यानी कि उसने एजी वगैरह यानी एग्रीकल्चर बीएससी एमएससी वगैरह कर रखी है और वह मतलब उसे काम नहीं मिल रहा है, वह काम प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो उसे खुली बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है? तो इसमें बेरोजगारी का अर्थ यह है कि जो अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक बदलाव के कारण होती है। वस्तुतः यह अनैच्छिक बेरोजगारी का प्रकार है जो औद्योगिक क्षेत्रों में देखने को मिलती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो कृषि में होता है, ये क्या है? तो इसे छिपी बेरोजगारी कहते हैं। इसमें श्रमिक बाहर से तो काम पर लगे प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में उन श्रमिकों की उस कार्य की आवश्यकता नहीं होती है। कृषि क्षेत्र में इस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। यानी कि जैसे 1 बीघा खेत है तो इसको एक व्यक्ति के द्वारा भी देखा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि परिवार में अगर 4 सदस्य हैं तो चारों इसी पे कार्यरत हों। ठीक है। और इससे इन चारों की आय जो है नहीं निकल पाती है, निकलती है किसी एक की और लगे 4 हैं, तो इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। चक्रीय बेरोजगारी ये क्या है? तो ऐसी बेरोजगारी जो समग्र मांग में कमी तथा निष्क्रिय उत्पादन क्षमता के कारण हो और मांग में वृद्धि के साथ समाप्त हो जाए, उसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। विकसित देशों में सर्वाधिक चक्रीय बेरोजगारी जो है वो देखी जाती है। अगला क्वेश्चन, बॉम्बे गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से? बॉम्बे गोल्ड कप, तो बॉम्बे गोल्ड कप जो है ये हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कप से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए टेबल टेनिस से कौन कौन से कप संबंधित हैं, तो टेबल टेनिस से वारना वैकल कप, जयलक्ष्मी कप, रामानुजम कप। बैडमिंटन से अमृत दीवान कप, चड्डा कप, विशाल टोपी वाला कप। फुटबॉल से आशुतोष कप, बेगम हजरत महल कप, सीडीएस ट्रॉफी, डूरंड कप। डूरंड कप फुटबॉल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। हॉकी के लिए आगा कहाँ कप मोस्ट इंपॉर्टेंट, बीटन कप, मुंबई गोल कप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, ये दोनों हॉकी के लिए। डूरंड कप फुटबॉल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। और आज जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है बॉम्बे गोल्ड कप। बॉम्बे गोल्ड कप किससे संबंधित है? तो बॉम्बे गोल्ड कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। मुंबई गोल्ड कप के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करती है? तो पित्ताशय में किसका पाचन होता है? पित्ताशय से निकलता है बाइल जूस। ठीक है, सॉरी, यकृत से बाइल जूस निकलता है। पित्ताशय से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं वो वसा के पाचन, हाँ हाँ, पित्ताशय से जो है वो वसा का पाचन प्रभावित होता है, क्योंकि पित्ताशय से बाइल जूस पित्ताशय में स्टोर होता है और ये निकलता कहाँ से? यकृत से निकलता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और ये जो बाइल होता है इसका कार्य जो होता है ये वसा का पाचन करना होता है, तो ये वसा के पाचन को प्रभावित कर देता है अगर पथरी हो जाती है, जिसे गॉल स्टोन के नाम से जाना जाता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल जब जमा हो जाता है ना तो ये पथरी का रूप ले लेती है। ठीक है। और ये क्या करती है? तो वसा के पाचन को प्रभावित करती है, जिससे कोई भी तैलीय खाद्य पदार्थों के सेवन से परहेज हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समृद्धि एक्सप्रेस वे संबंधित है। समृद्धि एक्सप्रेस वे कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह एक्सप्रेस वे महाराष्ट्र से संबंधित है। वस्तुतः यह एक्सप्रेस वे मराठवाड़ा के परभंडी, हिंगोली और नांदेड़ जिलों से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इससे इन 3 जिलों में औरंगाबाद, पुणे और मुंबई की यात्रा में कम समय लगेगा। ठीक है। समृद्धि एक्सप्रेस वे, ऑप्शन बी सही जवाब। आज के वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।